जय श्री कृष्ण मित्रों। आजकल के मनुष्य, वह चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, वे एक दूसरे पर बिना उसके बारे में जाने हुए भरोसा कर लेते हैं। फिर वे आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ समय पश्चात एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एक स्त्री के ऊपर जीवन में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह आपके गले पड़ जाए तो वह आपके संपूर्ण कुल का नाश कर देती है। मित्रों, इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि महिला का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वही स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ कैसे संबंध बना सकती है। वह कहते हैं ना कि स्त्री के माया जाल के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। मित्रों, आज का यह जो प्रसंग है वह बहुत ज्ञानवर्धक है। आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वह पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही है। फिर देवर्ष नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, वही स्त्री दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है? यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब नारद जी ने सोचा कि इसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तब नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए आपके पास आया हूं। अब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, आपके मन में जो प्रश्न है आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वह पराये पुरुषों के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है? अब भगवान श्री कृष्ण देवर्ष नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पूरा सुनना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ नक्षत्र विद्या का पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह बहुत ही घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह पंडित अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता है। वह अपनी पुत्री का नाम रेणु रखता है। रेणु अपनी माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते और उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री के जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वह पंडित उसे बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा, उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डरता था और उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को ज्योति नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे बोली, बहन, तुम अपनी पुत्री रेणु का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं।
तब वह पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह बात करती हूँ तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहां पर आया तब वह उससे क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिसके घर जाएगी, जिससे विवाह करेगी, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक एक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम जहां भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सन्न रह गई। साथ में वह पंडित की पत्नी भी सन्न रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा? अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा, उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो गए तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहाँ करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाह रखा था, इसलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम संजीव था, छोटे पुत्र का नाम राजीव था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की ही मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा संजीव अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान थी। संजीव का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था,
उसका नाम समर था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। संजीव का छोटा भाई राजीव अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब संजीव बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम ज्योति था उससे कर दिया। ज्योति बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ही शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। जीव की पत्नी बनने के सारे गुण ज्योति के अंदर विद्यमान थे। ज्योति जिस गांव से थी उसी गांव में समर रहता था। जब संजीव की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद संजीव फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी ज्योति को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। संजीव यह समझता था कि अई उसका छोटा पड़ रहा है, इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही संजीव ने अपनी पत्नी ज्योति को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी ज्योति को कुछ चाहिए होता था तो संजीव समर से कहकर ज्योति को वह चीज दिलवा दिया करता था। यदि ज्योति को कहीं आना जाना भी होता था तो संजीव समर से कहकर ज्योति को उस जगह पहुंचा दिया करता था। ज्योति भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति संजीव से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन समर संजीव के घर पर आया। उस दिन संजीव की पत्नी ज्योति घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब ज्योति ने समर की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई समर के पास पहुंची। अब इतने में ज्योति की सासू मां भी आ जाती है। जब वह समर को बाहर देखती है तो वह समर के घर आने का कारण पूछती। तब समर कहता है कि मां जी, ज्योति भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने अतिशीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जब ज्योति की सास ने समर की बात सुनी तब वह ज्योति से कहने लगी, बहू जल्दी जाओ और अपने पिता की देख रेख करो। तभी ज्योति समर के साथ उसके मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब ज्योति का पति बाहर रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर समर भी रोजाना ज्योति के पिता का हाल लेने के लिए ज्योति के घर आया करता था। ज्योति को समर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे समर के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन समर से प्रेम कर बैठी, परंतु वह समर के मन के खोट को ना जान सकी, क्योंकि समर एक अयास लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और तो और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गमन करता था। ज्योति को यह बात पता नहीं थी कि समर की नजर अब ज्योति के ऊपर आ चुकी है। इधर ज्योति भी समर से प्यार करने लगी थी। अब ज्योति के पिता ठीक हो गए, लेकिन ज्योति तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। समर रोज ज्योति के घर पर आया करता था, इसलिए ज्योति और समर रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब ज्योति ने समर से कहा, समर, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब समर ने ज्योति से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। समर ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब समर के मुंह से ज्योति ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली, समर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब समर ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब समर की बात टालते हुए ज्योति ने कहा, समर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे ही समर ने ज्योति के मुंह से प्रेम शब्द सुना, उसके मन में तो अब खुशियों के पटाखे फूटने लगे। वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे संभोग भी कर पाऊंगा। समर तो ज्योति को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और ज्योति समर के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में संभोग हुआ। अब कुछ दिन बाद
जब ज्योति के ससुराल से बुलावा आया तो समर से मिलने के लिए ज्योति ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब ज्योति ने समर से कहा, समर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूँ। हे प्यारे समर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब समर तो वासना का आदी तो था ही, इसलिए समर ज्योति की बात मान जाता है और ज्योति समर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब ज्योति के पिता ज्योति को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से समर के घर जाते हैं। क्योंकि ज्योति का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी, इसलिए ज्योति को ससुराल ले जाने के लिए ज्योति के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं देखा। इसीलिए ही वह समर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता समर के घर पहुंचे तब उन्होंने समर से कहा कि बेटा समर, तुम मेरी पुत्री ज्योति को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब समर ने ज्योति के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ज्योति को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, समर ज्योति को उसके ससुराल छोड़ आता है और ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब ज्योति को समर की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में समर से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए समर को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ संभोग करना चाहती थी, क्योंकि संजीव तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 5 महीने में एक बार संजीव अपने घर आता था और 5 से 6 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब ज्योति से रहा नहीं गया तो ज्योति ने समर को एक खत लिखा। ज्योति ने उस खत में लिखा, हे प्यारे समर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब समर को ज्योति का खत मिला तो वह फौरन ज्योति से मिलने के लिए चल दिया। अब समर और ज्योति दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। ज्योति की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समर भी ज्योति से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन ज्योति से कहा, ज्योति, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या फिर कोई और। अब ज्योति ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। अब अगले दिन ज्योति ने समर को खत लिखा, समर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेंगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। ज्योति अब अपनी वासना को रोक नहीं पा रही थी और इस बीच ज्योति की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो ज्योति को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह रोज समर को बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह समर को वहां से घर को भेज देती। एक दिन की बात है जब ज्योति ने समर को अपने घर पर बुला रखा था। अब अचानक से ज्योति का देवर राजीव वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी ज्योति समर को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब राजीव को समर के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि समर किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए राजीव ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब समर ने राजीव की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में वहां से चला गया। ज्योति को अपने देवर राजीव की बात पसंद नहीं आई। ज्योति तुरंत भागकर बाहर गई और समर से बोली, समर, तुम गुस्सा मत हो, मैं राजीव को सबक अवश्य सिखाऊं, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। समर ने कहा, ठीक है ज्योति, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर समर वहां से चला गया और ज्योति भी अंदर घर में आ गई।
वह सोचने लगी, अगर यह राजीव घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और समर के बीच के प्यार की रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस राजीव को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर राजीव के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब राजीव ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि राजीव की मृत्यु कैसे हुई। राजीव की मां बहुत दुखी थी। उधर ज्योति मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और समर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात संजीव को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई राजीव को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था कि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन संजीव घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से संजीव अपनी पत्नी ज्योति को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब ज्योति फिर से वही प्रक्रिया दोहराया। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो ज्योति की सास ने ज्योति से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात संजीव से शिकायत कर दूंगी। जब ज्योति ने अपने प्रेमी समर के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना तो मेरा कोई कुछ कर पाएगा। हाँ, मैं समर से प्यार करती हूँ। ज्योति की सास ने इतना ज्योति के मुंह से सुना तो वह ज्योति से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? ज्योति को फिर से गुस्सा आ गया। ज्योति गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और समर के प्यार के बीच में आई तो तुमको भी मैं मार दूंगी। अचानक से एक दिन संजीव को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब ज्योति का पति ज्योति से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन संजीव को अब ज्योति के ऊपर शक हो रहा था। संजीव के बहुत पूछने के बाद ज्योति सच सच बताती है कि मैं समर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसीलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर उनको बारी बारी से मार दिया है। हाँ, मैं समर से प्यार करती हूँ। जैसे ही संजीव ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह समर से प्यार करती है, समर जो कि संजीव का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, संजीव ने अपनी पत्नी ज्योति से कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी से यह बोला, ज्योति जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी समर के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो ज्योति को छूट मिल गई थी। उधर समर भी आ चुका था। वह समर के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन बाद ज्योति को पता चला कि समर बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो ज्योति अपने प्रेमी समर के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। यह कहाँ मैं फंस गई? कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को अधेड़ कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यही सोच सोचकर ज्योति ने तो अपना माथा पीट लिया। उधर संजीव ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर ज्योति का समर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि संजीव को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्ष नारद जी से कहते हैं, हे नारद, स्त्री को न कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए।
वह एक ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्री से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, उसे अंग का नाम है आंख की पुतली। यह एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद बड़ा होता है। स्त्री की आंखों की रेटिना एक ऐसा अंग है जो रात के समय बड़ी हो जाती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।